नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका इंडिया चाहता है में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था और आज 4 जनवरी को ओमिक्रॉन के मामले 1892 हो गए हैं सिर्फ एक महीने में। इनमें भी पिछले दिनों कोरोना जिस तेजी से बढ़ा है वो तीसरी लहर की ही दस्तक है। इसमें कोई भी किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए। इसकी चपेट में अब रैलियां और रोड शो करने वाले बड़े बड़े नेता आने लगे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि जब नेताओं को भी कोरोना हो रहा है, वो खुद प्रभावित होने लगे हैं, तो फिर रैली पर रैली क्यों हो रही हैं, जबकि रैलियों की भीड़ से कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। इस खबर को 38% लोगों ने आज देखना चाहा है। वहीं इंडिया आज ये भी जानना चाहता है कि ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं वो तीसरी लहर तो नहीं है। इस खबर को 27% लोगों ने अपने वोटों के साथ देखना चाहा है। वहीं तीसरे नंबर पर आज इंडिया चाहता है कि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि यूपी में अखिलेश यादव के करीबियों पर छापे का कोई सियासी या चुनावी कनेक्शन है क्या। इस खबर को 16% लोगों ने देखना चाहा है। तो जिस तरीके से आपने वोटिंग की है उसी के हिसाब से आज के इंडिया चाहता है कि शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सब के मन में कोरोना का खतरा लगातार घर करता जा रहा है। तो शुरुआत उसी खबर से जिससे पूरा देश इस वक्त दहशत में है। देश दहशत में है, लेकिन देश के नेता ना दहशत में हैं, ना वो दहशत में दिखना चाहते हैं। ये दहशत है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। पिछले साल अप्रैल और मई में जो कुछ हुआ, कुछ वैसी ही आशंका फिर से गहरा गई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। पूरा देश इस वक्त चिंता में है कि इस रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगाएं। लेकिन उसके बावजूद चुनावी राज्यों में रैलियां बदस्तूर जारी हैं। नेता अब खुद कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन रैलियों में भीड़ जुटना बंद नहीं कर रहे। आखिरकार ये नेता चाहते क्या? आ ही गई कोरोना की तीसरी लहर। लगने लगी पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि रोज हजारों लोगों को जकड़ रहा है कोरोना। दूसरी लहर की तरह अब कोरोना फिर जोर मार रहा है। देश में अचानक से कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। 28 दिसंबर को देश में एक दिन में कोरोना के 9,195 केस आए थे। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 22,775 पर पहुंच गया। 2 जनवरी को 24 घंटे में 33,750 केस आए, तो 3 जनवरी को एक दिन में 37,759 नए केस दर्ज हुए। दिल्ली सरकार ने अब कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू, वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि भीड़ न लगे। मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। कड़े कदम उठाइए, अच्छा है, लेकिन ये बात अपने नेता को भी समझाइए कि भीड़ कोरोना में सुपर स्प्रेडर का काम करती है, क्योंकि खतरा दिल्ली में है तो अमृतसर में भी है, लखनऊ में भी है। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। चंडीगढ़ में जीत का जश्न मनाने के लिए भीड़ जुटाते वक्त आखिर ये क्यों नहीं सोचा गया कि लोगों की जान को खतरे में डालना ठीक नहीं। पटियाला के लोगों को कोरोना का खतरा आखिर क्यों नहीं होगा? और देहरादून का क्या, जहां कल ही बिना मास्क के मंच पर केजरीवाल मौजूद रहे, उन्हें खांसी भी आ रही थी, लेकिन यहां आ रही भीड़ को देखकर उन्हें कोरोना फैलने का डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो तो उसे देखकर खुश हो रहे थे। बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ दूर तक लोग आते जा रहे हैं।
एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? अगले ही दिन एक ट्वीट आया और ऐलान कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिम्टम्स अभी काफी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं। केजरीवाल तो एक ट्वीट करके खुद एकांतवास में चले गए, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों का क्या जिनको इन रैलियों में बुलाया गया था? नेताओं के पास सुविधा ही सुविधा, लेकिन आम आदमी इलाज की लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए कि लखनऊ से लेकर देहरादून तक और पंजाब में जहां जहां केजरीवाल गए वहां भीड़ में कोरोना का कितना बड़ा खतरा है, लेकिन नेताओं को इसकी चिंता भला कहां है? मामला वोट का है, लिहाजा चुनावी कार्यक्रम जारी है। कोरोना के इस दौर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दौड़ना सिखा रही है। मैराथन रेस करवाकर उन्हें यह एहसास करा रही है कि वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं। बरेली की इस तस्वीर को देखिए, जहां भीड़ जुटती है वहां हादसे का खतरा भी होता है, और कोरोना का खतरा तो है ही, क्योंकि भीड़ जुटाने वालों को वोट की चिंता है, कोरोना प्रोटोकॉल की नहीं। चंद दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा था कि वो कोरोना के चलते कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार कर रही हैं। हम आपस में भी अपनी पार्टी के साथ आज हमने शाम को मीटिंग रखी है कि हम खुद भी थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। लेकिन विचार ही रह गया। बेटियों की जान को खतरे में डाला गया, वो भी तब जब प्रियंका के परिवार का एक सदस्य कोरोना संक्रमित है और खुद प्रियंका क्वारंटीन। वोट की मार ऐसी है कि मुख्यमंत्री से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे दूसरे नेता ये भूल गए हैं कि कोरोना जानलेवा है। इनको पता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए कर रहे हैं। बबुआ 20 महीने तक दिखाई नहीं दे, फिर कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है, इसलिए घर में बैठे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। काहे अब परेशान हो रहे हो? जनता जनार्दन को अपना फैसला करने दो। धड़ल्ले से शहर शहर रथ यात्राएं चल रही हैं, पर चुनाव आयोग मौन है। बैठक पर बैठक हो रही है, रैलियों के लिए नियम कड़े करने पर विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल नतीजे का इंतजार है। जब तक फैसला आएगा नेता रैली करते रहेंगे और जनता कोरोना के खतरे में जय जयकार करती रहेगी। जय हो लोकतंत्र की। आप में से बहुत से लोग जब सुबह के अखबार पढ़ते होंगे, तमाम न्यूज़ चैनल देखते होंगे, कोविड के आंकड़े देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वो तो कोविड पॉजिटिव की संख्या में बहुत नीचे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा हैं, बंगाल में केसेस ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में केसेस ज़्यादा हैं, कर्नाटक में केसेस ज़्यादा हैं बजाय यूपी या पंजाब के। तो एक बात जान लीजिए, इस चुनावी मौसम में ये भी बहुत साफ हो जाता है कि आंकड़ों को छिपाने का खेल चलता है। राज्य सरकारें चुनावी वक्त में ऐसे कोई आंकड़े जारी नहीं करना चाहती जिससे ये भाव जाए कि उनके राज्य में रैलियों की वजह से, चुनावी रैलियों की वजह से कोविड बढ़ रहा है। इसीलिए जो यूपी सरकार या पंजाब सरकार सेकेंड वेव के समय पर ढेर सारे आंकड़े रिलीज करती थी, रोज सुबह रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सरकारी ट्विटर हैंडल से आंकड़े आते थे, वो बीते कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, और हम सब जानते हैं कि ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक रैलियां हो रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए अब आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय जान लीजिए। राय बहुत साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच भीड़ जुटाने वाले नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। जी हां, नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी और आपकी जान से खेल खेल रहे हैं। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए हम तक भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में
हम दिखाएंगे कि कितने लोग इस राय से सहमत हैं या फिर नहीं हैं। तो रैलियों पर मैं फिर कह रहा हूं कि नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, रैलियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ आत्मानुशासन का पालन भी आपको करना होगा। आप हर हाल में मास्क पहनिए, मास्क आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। हम लोग पिछले कई महीनों से इस कैंपेन को चला रहे हैं जिसका नाम है #MaskUpIndia, और इस पहल पर आपसे बहुत से लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अब तक हिस्सेदारी निभाई है। लेकिन अभी एक बार फिर मास्क पहनने का प्रण करना है। जो लोग मास्क पहनकर सेल्फी लेते हैं, हम तक भेजते हैं, वो तस्वीरें हम रोज रात को 8 बजे इंडिया चाहता है में दिखाते हैं। आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, और इन तस्वीरों के जरिए उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिन्होंने अभी तक मास्क पहनने की कसम नहीं खाई है। मास्क पहनिए, अपनी भी जान बचाइए और समाज को भी बचाइए। दरअसल ये साफ हो गया है कि इन दिनों में जिस तरीके से परिस्थितियां कोविड को लेकर होती जा रही है वो बहुत चिंताजनक है। नेता दरअसल सपना दिखाते हैं, नेता आपके लिए सुनहरे दिनों का ख्वाब सजाते हैं। उनकी रैलियों में आम आदमी जितनी बड़ी संख्या में जाता है उतना ही उनको बड़े जनाधार वाला नेता माना जाता है। उनका सियासी कद बढ़ता है और उसी हिसाब से सत्ता का पद भी उनको मिलता है। ऐसे में भीड़ उनके लिए संजीवनी बूटी होती है। लेकिन रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनने वाले आम आदमी की जिंदगी हर पल कोरोना के खतरे में सांस लेती है। अगर आम आदमी को कोरोना हो जाए तो इलाज के नाम पर वो भगवान भरोसे हो जाता है, लेकिन नेताओं के लिए क्या है? इलाज की सबसे बेहतरीन सुविधाएं इन वीवीआईपीज के पास होती हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक सांसद या विधायक को मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। अद्भुत सुविधाएं मिलती हैं तमाम हुक्मरानों को। उन्हें इलाज की सारी सुविधाएं मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाती है। यानी आप और हम जो टैक्स देते हैं उससे नेताओं का इलाज मुफ्त में होता है। अगर वो किसी प्राइवेट अस्पताल में, यानी ये नेता किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहेंगे तो चाहे जितना भी खर्चा हो, अगर वो पद पर बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, एक्स नहीं हुए, भूतपूर्व नहीं हुए, तो वो खर्चा भी सरकार उठाती है। अस्पताल में कितनी भी भीड़ हो जाए, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर मिलती हैं, और ये किसी से छुपा नहीं, हम सब इस बात को जानते हैं। हम और आपको ओपीडी के बाहर घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। नेताओं या नेताओं के परिजनों को ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वीवीआईपी है। और अगर बात प्रधानमंत्री या किसी राज्य में वहां के मुख्यमंत्री की जाए तो ये सुविधाएं और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती हैं। अगर पीएम किसी शहर में जाते हैं तो एक पूरी मेडिकल टीम पूरी तरह उनके साथ चलती है, एम्बुलेंस की तरह। पीछे पीछे उनके कॉन्वॉय में आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस हमेशा रहती है, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। उनके लिए ऑपरेशन थिएटर से लेकर उनका ब्लड का ग्रुप, दूसरी तमाम चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, पहले से तैयार रखी जाती हैं। और अस्पताल का एक हिस्सा उस शहर में पूरी तरीके से सील रहता है, कोई उसको इस्तेमाल दूसरा नहीं कर सकता है कि कहीं अचानक प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को अस्पताल ले जाना पड़े दूसरे शहर में भी तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो वीआईपी हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, उनको सुविधा मिलती है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, वो मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वो देश का, अपने प्रदेश का कमान संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके काफिले में, जैसा कि मैंने बताया, एक पूरी तरीके से सुसज्जित जिसको कहते हैं, वो एम्बुलेंस पीछे पीछे उनके साथ चलती रहती है। ऐसी सुविधाएं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास भी उनके राज्यों में मिलती हैं। ये हर राज्य की अपनी अपनी व्यवस्था है और लगभग उसी व्यवस्था पर राज्य चलता है जिस पर देश का प्रधानमंत्री चलता है। कोरोना की दूसरी लहर में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ था, आपको याद होगा, तो उनके घर पर ही एक पूरी मेडिकल टीम उनके इलाज के लिए रखी गई थी। लखनऊ के पीजीआई में उनके लिए एक बेड का रिजर्व तौर पर इंतजाम रखा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां नहीं गए, उनके घर पे उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, सांसदों, विधायकों के लिए स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं का भरपूर इंतजाम किया गया है। जब कोरोना की दूसरी लहर में लोग अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए तड़प रहे थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त में आपने सुना नहीं होगा कि किसी नेता को अस्पताल में बेड मिलने में दिक्कत आई हो।
देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूं। वो 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों के प्रतिनिधि होते हैं, उनका इसको अधिकार बनता है, पर हमको और आपको नहीं है। हम आम इंसान हैं, हम आम भारतीय हैं, हम आम जनता हैं, हम वीवीआईपी नहीं हैं। हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, पर हमारे पास एक सुविधा है कि नेताओं को मना कर दें कि हम आपकी कोरोना फैलाने वाली इस रैली में, इस भीड़ में नहीं आएंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। लेकिन आम आदमी की ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, आपने बार बार देखी होंगी कि वो ऑक्सीजन के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर दूसरी लहर के दौरान मर चुका है। मुंह से सांस देने की नाकाम कोशिश करने वाले उस पत्नी की तस्वीर भी आपको याद होगी जो आपने देखी थी। और ये बातें मैं इसलिए आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि आप रैलियों में जाने से बचिए। नेताओं को तो बहुत आसानी से इलाज मिल जाता है क्योंकि वो वीवीआईपी हैं, आप इस बात को लेकर समझ रहे होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हम और आप जैसे, जो इस सुविधा को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन रैलियों में जाने से बचें। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में 1345 लोगों पर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर 1345 लोगों का इलाज करता है। इस वक्त देश में 3.5 लाख डॉक्टरों की कमी है। और कोरोना के दूसरी लहर में दिखा कि कैसे ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाती है, पर्याप्त टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। और अब जब तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो हमको ये देखना चाहिए कि ओमिक्रॉन के लिए भी लैब्स हमारे देश में नहीं है। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आने में 3 दिन लग रहे हैं और इन 3 दिनों में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति कई दर्जन लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। ऐसे में आप सोचिए कि किसी आम आदमी को कोरोना हो जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है। लेकिन नेताओं को कोरोना से ज्यादा चिंता अपने चुनाव की है। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ यूपी की राजनीति भी इन दिनों बहुत गर्मा रही है, या नेता इसको गर्म कर रहे हैं। इनकम टैक्स के छापों को लेकर भी बहुत ज्यादा यूपी में इन दिनों सरगर्मी है। आज सुबह नोएडा, आगरा और दिल्ली में एक बड़े बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। खास बात यह है कि पिछले छापों की तरह इस बार भी जिनके घर और दफ्तरों में केंद्रीय एजेंसी के अफसर पहुंचे वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के बेहद करीबियों में माने जाते हैं। मेरे सहयोगी वरुण जैन और ओम प्रकाश तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। छापा एपिसोड 1। छापा एपिसोड 2। छापा एपिसोड 3। नोएडा के सेक्टर 126 स्थित ACE ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। यूपी की राजनीति में आजकल छापों वाला सीरियल चल रहा है। मऊ से लेकर लखनऊ होते हुए मैनपुरी तक और अब कन्नौज के रास्ते आगरा होते हुए छापों की ये सीरीज नोएडा पहुंच चुकी है। नोएडा, आगरा और दिल्ली में अखिलेश के करीबी अजय चौधरी के ठिकानों पर IT का छापा पड़ा है। अजय चौधरी NCR के बड़े बिल्डर हैं और एस बिल्डर नाम की कंपनी चलाते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने सुबह सुबह ही दिल्ली, नोएडा और आगरा में अजय चौधरी से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली। आयकर विभाग को शक है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। उनके कारोबारी पार्टनर्स के घर, दफ्तर भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा मन्नू अलग नाम के जूता कारोबारी के घर पर भी छापा मारा गया। बिल्डर अजय चौधरी और आयकर विभाग दोनों का आपस में पुराना गहरा नाता है। बीते सालों के दौरान आयकर विभाग कम से कम 4 बार अजय चौधरी पर छापेमारी कर चुका है, लेकिन इस बार आयकर विभाग को तलाश है उन अदद दस्तावेजों की जिसके सहारे कर चोरी के साथ साथ उसके पॉलिटिकल आकाओं का भी पता चल सके। अब इसे संयोग कहिए या फिर सियासत का प्रयोग कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अवध के रास्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके छापों का यह सिलसिला एक ही शख्स से जुड़ा है। वो शख्स हैं अखिलेश यादव। जरा इस लिस्ट पर गौर फरमा कीजिए।
18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर दफ्तर पर इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया। इसी दिन अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेहरबान हो गया। 18 तारीख को ही आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर भी रेड पड़ी। 12 दिन की खामोशी के बाद 31 दिसंबर को कन्नौज के इत्र कारोबारी और एसपी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर रेड पड़ी। 4 जनवरी को बिल्डर अजय चौधरी के घर दफ्तर पर इनकम टैक्स वाले सुबह सुबह पहुंच गए। इसी दिन अखिलेश के एक और करीबी मन्नू अलग के घर पर भी रेड पड़ी। जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। तो चुनाव जीतने के लिए नेता आजकल हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं। इसमें जनता के लिए अपनी विकासवादी छवि भी पेश की जाती है, तो विरोधियों की शख्सियत को कटघरे में भी खड़ा किया जाता है ताकि उनको छोटा किया जा सके, बौना किया जा सके। यूपी चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से वहां पर केंद्रीय एजेंसियां यानी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसमें सवाल उठ रहा है कि क्या ये अखिलेश यादव के करीबियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव इल्जाम लगाते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि चुनावों का इन छापों से क्या कनेक्शन है। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले 23 फरवरी को सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से 1 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ कोयला तस्करी मामले में हुई। उसी दौरान तृणमूल युवा कांग्रेस महासचिव विनय मिश्रा के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापे मारे। अवैध कोल माइनिंग और शारदा स्कैम में टीएमसी नेता मदन मित्रा और विवेक गुप्ता समेत कई नेताओं से लंबी पूछताछ की गई। हालांकि इससे ममता को कोई चुनावी घाटा नहीं हुआ। वो चुनाव शानदार तरीके से जीती, पिछली बार से सीटें बढ़ गईं, जबकि बीजेपी इस जीत में कहीं पीछे छूट गई थी। ऐसे ही बंगाल के साथ 2021 में तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव चल रहे थे अप्रैल के महीने में। वहां भी चुनाव के कुछ दिनों पहले ही डीएमके नेता एमके स्टालिन की बेटी और दामाद के घरों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। याद होगा आपको, आईटी विभाग को भारी मात्रा में कैश होने की सूचना दी गई थी। उस चुनाव में स्टालिन की पार्टी चुनाव जीती थी, स्टालिन मुख्यमंत्री बन गए, जबकि उनके घर पे छापेमारी हुई, यानी उनको लोगों की हमदर्दी मिली, सिंपैथी मिली और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए चुनाव में पिछड़ गया, हार गया। बंगाल और तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी चुनाव हुए थे। वहां अगस्त 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीपीएम के प्रदेश सचिव के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्यमंत्री पी विजयन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी, आपको याद होगा, गिरफ्तार किया था। लेकिन चुनाव हुआ तो नतीजा लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में ही आया, यानी छापों से जिनके घर छापे पड़ रहे हैं उनको सिंपैथी मिली। कम से कम 21 के चुनाव में यह दिखा। और चुनाव से ठीक पहले पड़ने वाले इन छापों से सियासत का जुड़ना तो लाजमी है और वो इस बार भी हो रहा है। लेकिन चुनाव भी जंग की तरह है, इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन छापों का सियासी और चुनावी कनेक्शन होता है, पर सियासी फायदा कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी होंगे पूरे 2 साल 2 महीने के बाद, उसका चुनावी इफेक्ट क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय आपके सामने फिर रख देता हूं। और मेरी राय बहुत साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच भीड़ जुटाने वाले नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और असहमत है तो वो नंबर है 7823944002। आपकी मिस्ड कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी आपके सामने होंगे कि कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। अभी तक 80% लोग जो हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल आए हैं वो मेरी इस राय से सहमत हैं कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो कोरोना की भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, एक फिगर है 787, 786 का आंकड़ा तो आपने सुना होगा, बड़ा पवित्र नंबर माना जाता है, पर मैं बात कर रहा हूं 787 की। ये 787 सीधे तौर पर पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि 787 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे हैं। आपको याद होगा बीते करीब 1.5 साल, 1.25 साल से किसान आंदोलन की अलख पंजाब में जगी हुई है, जिसने केंद्र सरकार को आखिर में झुकने पर मजबूर किया।
प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी, उन तीनों किसानों बिलों को वापस लिया। उसी पंजाब की धरती पर अब करीब 2 साल 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी होने वाले हैं। वो फिरोजपुर में 42,750 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का कल वो शिलान्यास करेंगे। लेकिन इन विकास परियोजनाओं के पीछे वोटों का जुगाड़ भी है। बीजेपी का पंजाब जीतने का एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। वो बीजेपी जो पंजाब सूबे में 4थे नंबर की पार्टी मानी जाती है। क्या है बीजेपी का ये महाप्लान इस रैली के बहाने, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी का आगमन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रांति की इस धरा पर एक महीने में यूपी में 8 बार यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। उत्तराखंड में 1 महीने में 2 बार, पिछले महीने गोवा में 1 बार, आज मणिपुर में पहली बार और 2 साल बाद कल पंजाब में होंगे पीएम। पीएम मोदी चुनावी राज्यों के दौरे पर दौरे कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन। और इसी कड़ी में ठीक 2 साल 2 महीने बाद वो कल पंजाब में होंगे। आखिरी बार पीएम मोदी 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करने पंजाब आए थे। तब अकाली दल साथ था, लेकिन इस बार चुनावी डगर पर पीएम को अकेले ही चलना है। और सबसे मजेदार तो ये है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पंजाब का चुनाव त्रिकोणीय से पंचकोणीय हो चुका है। सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस जोर लगा रही है, तो केजरीवाल भी पंजाब की गलियों में घूम रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल रेस में बने रहने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है, तो अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन कर बीजेपी जीत के ताने बाने बुन रही है। लेकिन सबसे अहम है किसान, जो कोई पार्टी न होकर भी खुद में एक पार्टी है, जो चुनाव में क्या गुल खिलाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। किसान आंदोलन की धुरी पंजाब थी, यहीं से निकले मोर्चे ने दिल्ली का तख्त हिला दिया था। किसानों ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक बीजेपी नेताओं का घर से निकलना दुश्वार कर दिया था। कहीं वो बीजेपी नेताओं के रास्ते के बीच अड़ जाते, तो कहीं नेताओं के उड़न खटोले के लिए बने हेलीपैड को ही खोद देते थे। जिद की जंग 1 साल से ज्यादा चली, आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जरूर खाली कर दिया था, लेकिन ये कहकर लौटे थे कि सड़क पर गुजारी हर रात का हिसाब वो जरूर करेंगे। हालांकि वक्त के साथ किसानों के गुस्से की आग कितनी मध्यम पड़ी है या पड़ी भी है कि नहीं, ये खुद किसानों के मुंह से सुन लीजिए। अभी आपने इलेक्शन जीतनी, आप किसानों का ढिंडोरा देते हैं, तो आप एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना देते? आप दिल्ली में सारे पुलिस केस देश भर में वापस क्यों नहीं लेते? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अकेले अपने दम पर पंजाब की सत्ता की सीढ़ी चढ़ना बीजेपी के लिए नामुमकिन है, इसीलिए उसने राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना बनाया है। सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से भी नाता जोड़ा है, लेकिन जीत अब भी आसान नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथों में रबड़ का गुड्डा था, वो अपनी जान बचाता रहा, वो पंजाब को नहीं जिताता, वो पंजाब के लिए नहीं था, वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। सिद्धू के बयानों से बीजेपी की सेहत पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन किसानों की राय और रवैया दोनों को अपने हक में करना बीजेपी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान पीएम ने भले ही
आंदोलन कर रहे किसानों से सीधा संवाद नहीं किया, लेकिन संकेतों में वो काफी कुछ करते रहे। और वो संकेत सिख गुरुओं के प्रति पीएम मोदी की आस्था के रूप में प्रकट होते रहे। कभी वो रकाबगंज गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंच गए, तो कभी सीसगंज गुरुद्वारे में शीश नवाते उनकी तस्वीरें सामने आईं। इंतजार अब पीएम मोदी के दौरे का है, जिसके बाद पंजाब की चुनावी फिजा में रंग जरूर खुलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।